रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम ग्राफ्स पढ़ रहे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की, कुछ ग्राफ का डाटा था। आज ग्राफ को हम कंटिन्यूस करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था मल्टीपल का मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था। अभी जो हमारे पास है मल्टीपल बार that a chart is used to present two or more related set data having some common quality in a variable। मीन्स के दो या दो से ज़्यादा डाटा क्वालिटी होगी और उनमें कॉमन क्वांटिटी कोई ना कोई वेरिएबल कॉमन्स होंगे। अब आज इसकी एग्जांपल है जो हमारे पास, देखें एक ईयर में 3 चीज़ें आ चुकी हैं। सिंपल में एक थी, लेकिन मल्टी का मतलब दो या दो से ज़्यादा। मल्टीपल में हमारे पास आ गई हैं 3, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल। इसी तरह 3 ईयर्स है, 1975 है, 1976 है, 1977 में। इन तीनों वैल्यूज़ का डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसमें चेक करना है सबसे लोएस्ट वैल्यूज़ है 20 और सबसे हाईएस्ट नंबर है 200। हमने डाटा नेक्स्ट एग्जांपल में हमने जब डाटा लेना है इस हिसाब से वाई एक्सिस है ना, जो आपका वाई एक्सिस पे हमने इसकी ये वैल्यूज़ लिखनी है। तो हमने कोशिश ये करनी है छोटी वैल्यूज़ से लेके बड़ी वैल्यूज़ तक हमारा डाटा सेट इसमें आ जाए। जैसे यहाँ पे 20 का डिफरेंस रखा हुआ, आप 10 का रख सकते हैं, 50 का रख सकते हैं, 100 का रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आपको बताया था ईयर्स लिखते हैं, यहाँ पे ईयर्स आ गए। अब 1975 में 3 कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स 1 कौन सा था, एग्रीकल्चर। कंपोनेंट 2 था हमारे पास ट्रांसपोर्ट और कंपोनेंट्स 3 था हमारे पास इंडस्ट्रियल। अब इसी तरह उसने लाइंस लगा दी। एग्रीकल्चर में 100 था फर्स्ट वैल्यूज़ और 1975 में ट्रांसपोर्ट 50 था, इसी तरह इंडस्ट्रियल 20 था। ये सारा डाटा बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार चार्ट। सब डिवाइडेड और बार डायग्राम यूज टू प्रेजेंट सच डाटा विच आर द शोन इन द पार्ट्स। अब पार्ट्स में डाटा चला जाएगा विच आर द टोटल वेरियस सब डिवीजन, जो सारी वैल्यूज़ का टोटल होगा। इन दिस डायग्राम बार्स आर ड्रॉन विद द लेंथ ऑफ प्रोपोर्शनल टू द रेशन ऑफ देयर कंपोनेंट्स के पार्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन द कंपोनेंट्स पार्ट्स आर शेड, ये शेड्स में हो जाएंगे। यहाँ क्या कर लेंगे, कलर्ड बाय द लाइन डिफरेंस, या इनको शेड्स कर लें या इनको कलर कर लें या इनको लाइन के हिसाब से। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लें आप बच्चों। अब एग्जांपल देखें, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय द कंपोनेंट बार चार्ट। अब कंट्री ए है, बी और सी, इसमें प्रोडक्शन है। किसी कंट्री की प्रोडक्शन कौन कौन सी है, वीट है, राइस है और शुगर है। अब जब आप कंपोनेंट्स पार्ट्स करेंगे ना टोटल, अब यहाँ पे एक नया कॉलम हो जाएगा टोटल का ऐड। वो क्या करेंगे, कंट्री ए को हम रो वाइज टोटल का है, उसकी फर्स्ट रो देख लें, उसमें वीट आ रहा है, राइस आ रहा है और शुगर आ रहा है। इन सब का टोटल 5000 एज यूजुअल। बी का टोटल 8000, इसी तरह सी का टोटल 10000। बच्चों उसमें हमने क्या करना है, इसी तरह हमने वीट, राइस और शुगर के तीनों कॉलम में हम देखना है हमने सबसे लोएस्ट वैल्यूज़ कौन सी है और सबसे हाईएस्ट आ जाए इस कैटेगरीज में क्या है 10000। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल में देख लें। अब आ जाए यहाँ पे, अब देखें हमारा वीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीट का टोटल था आपके पास 5000, देखा आपने 5000 मिल गया। लेकिन उसमें अगर आ जाए फर्स्ट जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो थी वीट की। वीट में कंट्री ए में वीट का टोटल हमारे पास था 2560। अब आ जाए यहाँ पे, ये हमारे पास 20 और 30 के सेंटर मिल गया। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, आपके पास है 1224। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन किया जाए तो 1224 आपका आना चाहिए 2000 और 1000 के सेंटर में। लेकिन ये बच्चों आपने 5000 टोटल किया है इन तीनों वैल्यूज़ का, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो टोटल बन जाएगा वो 4000 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। आ गई ये वैल्यूज़ एज़ यूजुअल। बच्चों यहाँ पे देख लें, नेक्स्ट है बी कंट्री में वीट का टोटल था आपके पास 4000, लेकिन इसका टोटल जो होर वैल्यूज़ थी वो 8000 थी, लेकिन उसमें वीट का डाटा था 4000। अब आगे देख लें, नेक्स्ट है जी 8000 पे देखें ये कॉलम चला गया। वीट का हमारे पास जो टोटल था वो था 4000। अब अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास है राइस का बनता है 2500, लेकिन उस 25 को अगर क्वेश्चंस किया जाए तो होना चाहिए 20 एंड 30 के सेंटर में। लेकिन मैंने आपको बच्चों ये बताया ये टोटल 8000 था उसका, तो इन दोनों को प्लस करें
तो ये बन जाएगा हमारे पास आई थिंक सो 4 to 6500 6500, ठीक है। तो ये 6500 आपका आ जाएगा यहाँ पे देखें 7 और 6000 के सेंटर में। इसी तरह बच्चों एज यूजुअल शुगर का होगा, तो उसने ये बता दिया ये जो ब्लैक कलर है ये शुगर का है, जो सिंपल वाइट है वो राइस का है, और जिसमें थोड़े से डार्ट्स हैं वो किसका, वीट का। ये डेटा और सेक्टर डायग्राम, इसमें क्या होता है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होती हैं, इसको हम 360 डिग्री के साथ कर सकते हैं सॉल्व। और ये क्या कहता है, शुड बी डिवाइडेड नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल्स, ये स्मॉल से स्मॉल एंगल्स को ज़ाहिर करता है। इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास इसका फार्मूला होता है एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर का फार्मूला, इसमें बच्चों रटे वाली कोई बात नहीं, इजी है। क्या आपने करना है, फिगर्स ऑफ सेक्टर्स जितनी वैल्यूज़ दी होगी उनका हर नंबर, उनका एक टोटल का कॉलम और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के। यहाँ पे ये आपने ज़हन में रखना है, इसको 100 से नहीं 360 से। जैसे एग्जांपल आ जाए, अब आपके पास क्लाउथ है, ये एग्जांपल है हमारे पास, कहता है प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय द पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में फूड्स है, क्लॉथिंग है, हाउस है, एजुकेशन है, मिसलिनियस है, ये हमारे किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटीज़ के ना एक्सपेंसिव हैं। फूड्स है 75, क्लॉथिंग है 50, हाउस रेंट है 30, एजुकेशन 25, मिसलिनियस है 20। अब आपने क्या करना है यहाँ पे बच्चों, जो फार्मूले के मुताबिक अब देखें यहाँ पे कह रहा है एंगल ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, 360 को पहले छोड़ के फर्स्ट ऑफ देखें फिगर ऑफ द सेक्टर। ये सेक्टर की हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, फूड्स है, क्लॉथ है, इन सब का पहले इनका टोटल लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इनका टोटल बना 200। एंगल ऑफ सेक्टर इन डिग्रीज देखें, फर्स्ट वैल्यू 75, ये वो हर वैल्यूज़, उसके बाद डिवाइडेड किया टोटल पे और मल्टीप्लाई कर दिया 360 पे। इसी तरह 50 डिवाइडेड बाय 200, 30 डिवाइडेड बाय 200, 25 डिवाइडेड बाय 200, सो ऑन 20 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये आपके पास वैल्यूज़। अब इसी तरह कम्युनिकेटेड एंगल्स, एंगल्स क्या बच्चों, अगर आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 75 डिवाइडेड बाय 200, तो 75 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो आपके पास समथिंग 134 पॉइंट समथिंग। तो हमने एग्रीगेट क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए हम एक पॉइंट उसको एग्जैक्ट नेक्स्ट वैल्यूज़ लिख देते हैं 135। इसी तरह उसने एंगल ऑफ सेक्टर कम्युनिकेटेड एंगल्स क्या लिए 135, इसमें ये 90 प्लस किया 225, इसमें ये 225 में 54 प्लस किया 279, इसी तरह 279 में 45 प्लस किया 324 में जब प्लस करेंगे 36, तो ये टोटल बन गया 360। अब आ जाए नेक्स्ट जो इसकी जो हमारे पास शक्ल, अब ये एंगल होता है 360 का। अगर इनका सेंटर पॉइंट लिया जाए ना तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 90 के 4 एंगल्स बनते हैं, तो ये टोटल बन जाता है 360। अब ये जो लाइन है ना बच्चों आपके पास, इसमें सबसे पहले देखें फूड के पास आ जाए तो हमारे पास फूड का डाटा था 135, इसी तरह क्लॉथिंग का 90, 54, 45 और 36। अब यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले उसने फूड देखें, उसने बता दी जो फूड है ब्लैक कलर सारा कौन सा फूड का, तो यहाँ पे ये आपके पास 90 होता है सेंटर, तो हमने वैल्यूज़ लेना है 135। इट्स मीन ये 90 से इंक्रीज़ करके ये जो पोर्शन है बच्चों आपका ये बन गया किसका, फूड्स का। इसी तरह फूड्स का था हमारे पास 130, अब 90 का एंगल लेना है, तो अगर देखा जाए ये सारा जो एंगल है हमारे पास ये कौन सा है, 90 का एंगल है। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्लाइड है वो सेंट्रल डिटेंसी है। इसमें कह रहा है वी हैव डिस्कस द सेकंड फेज ऑफ द स्टैटिकल इंक्वायरी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म which object to develop more understanding about the collection data to provide basic for further statistical analysis। बच्चों अभी तक जो हमने पढ़े हैं टॉपिक्स वो उसमें क्या कहता है, डाटा को प्रेजेंट करता है, इंक्वायरीज़ क्या होती हैं, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग करके कलेक्ट करके फिर क्या कहते हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टैटिकली हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम जो डाटा पढ़े तो बेसिक्स थी, हमें डाटा की एग्जांपल्स बताता है, डाटा ऐसे कलेक्ट करते हैं, डाटा की टाइप्स कितनी है, जैसे ग्रुप अनग्रुप डाटा, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, ये सारी थी इंक्वायरीज थी स्टैटिकल, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है टेबुलेट फॉर्म में, फिर उसका ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं। एंड पे जाके जो इस चैप्टर हमने पढ़ना वो होता है स्टैटिकल एनालिसिस, इन पे एनालिसिस कैसे किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करने के 3 बेसिक्स स्टेप्स हैं, 3 बेसिक्स एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस दैट हेल्प इन द डिस्क्राइबिंग
यूनिवेरिएट क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास लार्ज तादाद में होता है बच्चों। तो इसको कलेक्ट करने के, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हमारे पास 3 बेसिक थे, सेंट्रल डिटेंसी, डिस्पर्शन, शेप्स। अब भी जो हम पढ़ेंगे सेंट्रल डिटेंसी होगा, इसमें कुछ आगे फर्दर हैं तो इसको हम डिस्कस करते हैं। मेजर्स ऑफ लोकेशन सेंट्रल डिटेंसी, अब मेजर्स ऑफ मेथड विच लोकेटेड सेंटर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल डिटेंसी डिपेंडिंग अपॉन द कॉमन ऑफ द डाटा डिफरेंट मेजर्स टू लोकेट सेंटर वैल्यू ऑफ अ डाटा। अब क्या करें, ये मेथड देखें, एनी मेजर करना, किसी चीज़ को नापना या मापना, मेजर मेथड, इसमें डिफरेंट मेथड्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को लेके। इसमें आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे पास अर्थमेटिक मीन है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड और मीडियन। अब अर्थमेटिक मीन आज हम डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक मीन को ग्रुप के लिए और अनग्रुप के लिए। हम जस्ट आज पढ़ेंगे अनग्रुप की एग्जांपल, क्योंकि बच्चों अब ये हमारे पास 5 टॉपिक्स आ रहे हैं। किसके लिए, ये हमारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल डिटेंसी, जो यहाँ पे डिस्कस किया आपके पास सेंट्रल डिटेंसी। डिस्पर्शन जब पढ़ेंगे उससे फर्दर मेथड है। सबसे पहले अभी आपने बच्चों जितनी जल्दी हो सकती, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, अगर आप सेंट्रल डिटेंसी क्लियर करेंगे तो आपको डिस्पर्शन आएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, अर्थमेटिक मीन को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके ना डिफरेंट नाम है, अर्थमेटिक मीन फॉर अ ग्रुप अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए हम पहले सॉल्व करेंगे। अब आपको मैंने उस दिन एग्जांपल बताई थी ग्रुप और अनग्रुप डाटा में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में आ जाए जी, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, इसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं बच्चों, एवरेज कहते हैं, ये इसके 4 नाम हैं। और उसके बाद इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग मेथड। ये ऐसे पांच इसके नाम हैं। कहीं पे भी क्वेश्चंस आ जाए बच्चों, अर्थमेटिक मीन आ जाए, जस्ट मीन आ जाए, डायरेक्ट मेथड आ जाए, एवरेज आ जाए या लॉन्ग मेथड आ जाए, ग्रुप के साथ अनग्रुप के साथ, वो अलग पहचान है। लेकिन सबसे पहले आपने देखना है इन 5 का नाम डिफरेंट हो सकता। समटाइम पूछेगा अर्थमेटिक मीन, कई बार पूछ लेगा डायरेक्ट मेथड, समटाइम पूछेगा लॉन्ग मेथड, या कई बार मोस्टली वो पूछता है एवरेज या अर्थमेटिक मीन। तो आपने बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, इन 5 का मेथड भी सेम है, ग्रुप के साथ भी और अनग्रुप के साथ भी। कहता है द अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवरेज। इट इज़ द वैल्यू ऑब्टेनिंग बाय द डिवाइडेड सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय देयर नंबर्स इफ़ अ सीरीज इज़ डोनेटेड। अब ये सीरीज़ देखें बच्चे, x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन xn। अब इस xn की एग्जांपल ये देख लें, जैसे BScs में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि BScs में सेमेस्टर 1 में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। असाइनमेंट्स मार्क्स देख लें, ये किसी भी हिसाब से, अगर मैं आपको बच्चों एक असाइनमेंट्स देता हूँ तो उसके मार्क्स लगाता हूँ, वो क्या होगा, x1, x2, x3। अब x1 क्या होगा, x1 से मुराद x1 से लेके xn तक वैल्यूज़ है। अब आपकी क्लास अगर हमारे पास तादाद है लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स, तो x1, x2, x3 सो ऑन, ये जो डार्ट्स है जहाँ पे n है यहाँ पे चला जाएगा x10। मीन्स हमारे पास 10 की ये तादाद है, 10 हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में। नेक्स्ट आ जाए, अर्थमेटिक मीन है। अब कह रहे हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज डोनेटेड बाय द x रीड एज x बार विल बी वेयर। अब x बार है, देखें बच्चों आपको बताया था x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। अब जो आपके पास ये देखें हमारे पास है x बार, ये जो समेशन x होगा ना बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, जितनी वैल्यूज़ हैं इन सब को क्या कर दें, प्लस कर दें। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि एक हम क्विज़ आपकी क्लास में कंडक्ट करते हैं। तो आप 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का हम डाटा लेते हैं, उनमें एक क्वेश्चन देता हूँ, तो उसमें रखते हैं 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। टोटल है 10 स्टूडेंट्स और 10 मार्क्स का आपका एक क्विज़ हुआ है। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 0 नंबर, कुछ स्टूडेंट्स नहीं अटैम्प्ट करते, 3 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आ जाते हैं 1 और 2, और कुछ के आते हैं 9। हम क्या करेंगे, इन सब का डाटा प्लस करेंगे, प्लस करके 10 लोगों का डाटा प्लस करके 10 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक क्वालिटी या एक वेरिएबल वेरिएशन या एक वेरिएबल आ जाएगा। वो हमें ये बताएगा कि इस क्लास में पास होने की रेशो क्या, आई थिंक सो वो 8.5 या 7 आ जाएगी। लेकिन उस 7 में अगर देखा जाए वेरिएशन नहीं है कि उसमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 और 2 हैं, जो एक लिहाज से फेल हैं। इसी तरह ये क्या कहता है, x बार किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन
प्लस क्या है एक्स एन। जैसे आपकी क्लास की तादाद कितनी है 10, नीचे क्या है एन, उसकी वैल्यूज़ जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होगी। हमने क्या करना होता है अर्थमेटिक मीन में समेशन है एक्स है ना, जितनी वैल्यूज़ होगी सारी वैल्यूज़ को प्लस करके उन वैल्यूज़ को काउंट करके जितनी वैल्यूज़ हमने प्लस की हैं उतनी वैल्यूज़ पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। अब एक्स बार देख लें, आपके पास आ गया अर्थमेटिक मीन। बच्चों ज़हन में रखना है एक्स बार अर्थमेटिक मीन भी है, एवरेज भी है, मीन भी है, लॉन्ग मेथड भी और डायरेक्ट मेथड भी है। इसी तरह आ जाए समेशन एक्स, सम ऑफ द ऑल वेरिएबल्स। जैसे आपको बताया जितनी वेरिएबल्स होंगी उन सबको प्लस करना है और एन क्या होगा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होगा, उनको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। नेक्स्ट आ जाए देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। जैसे बच्चों आ जाएँ पिछली स्लाइड्स पे हमारे पास मैंने आपको मेथड्स इसके बताए थे, हमारे पास हैं डिफरेंट मेथड्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड एंड मीडियन। अब अर्थमेटिक मीन को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फर्दर डिस्कस करने की क्या कह रहा है 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन देख लें डायरेक्ट और लॉन्ग। डायरेक्ट और लॉन्ग जो मैंने अभी आपको बताया है, अर्थमेटिक मीन भी इसे कहते हैं, इसे एवरेज भी कहते हैं, इसे जस्ट मीन भी कहते हैं, इसे लॉन्ग मेथड भी कहते हैं और डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ये 5 नाम ऐसे हैं, काम इनका सेम है लेकिन ये नेम डिफरेंट है। आपको मोस्टली वो नेम चेंज करके देगा। समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं अर्थमेटिक मीन सब पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वो पूछ लेता है जी डायरेक्ट मेथड से करें, लॉन्ग मेथड से करें, एवरेज से करें या मीन करें, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो सर ने हमें करवाया ही नहीं है। अब ये देखें कह रहा है देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट और लॉन्ग। उसके बाद आ जाए इनडायरेक्ट और शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप डेविएशन और द कोडिंग मेथड। अब हम देख लें, डिस्कस कर लें फर्स्ट मेथड को। यहाँ पे जो लिखा है डायरेक्ट, अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप अनग्रुप डाटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट मेथड। अब देखें डायरेक्ट और एवरेज, मैंने आपसे कहा था ये सेम है, ठीक है, एवरेज अर्थमेटिक मीन और डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड भी सेम है, एवरेज भी वही चीज़ है। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन द अर्थमेटिक मीन, देखें वो कह रहा है एज ऑलरेडी एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन इज ऑफ द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन सेट ऑफ डाटा। अब यहाँ पे देखें अर्थमेटिक मीन एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ द वैल्यूज, सम कर दें सारी वैल्यूज़ का, नीचे क्या कर दें नंबर ऑफ द वैल्यूज़, और एन क्या होगा नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास ये कन्फ्यूजन, ये समेशन, ये समेशन, इस समेशन से मुराद क्या होता है, नीचे स्लाइड्स में हमारे पास समेशन, समेशन इज द कैपिटल सिग्मा, ये सिग्मा इज द ग्रीक अल्फाबेटिक एंड दैट कस्टमरली यूज्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑफ द सम। इस समेशन मीन मैथ्स में ये होता है सम ऑफ और वैल्यूज, जिसके साथ आज ही हमने समेशन सम ऑफ उस चीज़ का करना होता है। जैसे सम, ये कह रहा है समेशन क्या कर दे सम ऑफ द ऑल वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज का सम कर दें और क्या करें एन क्या है इनको नंबर ऑफ। देखें यहाँ पे फार्मूला बच्चों आपके पास है अनग्रुप के लिए, अर्थमेटिक मीन एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब ये सिग्मा एक्स यहाँ पे जा रहा है, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, और ये एन आ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ द वैल्यूज। सारी जितनी वैल्यूज होंगी सारी वैल्यूज को जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट मेथड, लॉन्ग मेथड और एवरेज किसके लिए अनग्रुप डाटा के लिए आ जाएगा। बच्चों इसकी एक एग्जांपल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। द फॉलोइंग एग्जांपल विल बी श्योर द अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड इन गिवन सिचुएशन। ये गिवन सिचुएशन में सबसे पहले मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले पहचानना है ये डाटा ग्रुप है या अनग्रुप। अब ये देखें कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये हमारे पास रैंडमली डाटा लिखा हुआ है, ग्रुप्स की शक्ल में नहीं है, ये सिंपल है 20, 50, 72, 28 एंड सो ऑन 78 एंड 79। ये बच्चों डाटा हमारे पास है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियरली बताया था, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में डिफरेंस क्या होता है।
तो बेटा ये जो चीज़ें होती हैं बार बार नहीं बताई जाती, आपने प्रीवियस लेक्चर रेडी करें, ठीक है। आगे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे अगर कोई बच्चा एक लेक्चर भी मिस करेगा उसके लिए इशू बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, ये पेपर में इंशाल्लाह ताला मस्ट आएंगे। अब देखें अर्थमेटिक मीन अनग्रुप, हमें ये चीज़ चल के ये पता चल गया ये डाटा हमारे पास है अनग्रुप, क्योंकि 20, 50, 72 सो ऑन ये हमारे पास डाटा रैंडमली लिखा हुआ है रो, ये देखिए फर्स्ट रो वाइज लिखा हुआ है डाटा। अब इसको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे आ जाए पिछली स्लाइड पे, ये हमारे पास है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, ये फार्मूला है हमारे पास। एक्स बार किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास वैल्यूज़ हैं 20, 50, 72, 28, 53, 54, 79, 64, 72, 74, 75, 78 एंड 79। तो बेटा क्या करना है आपने, इन सारी वैल्यूज़ को साइज ऑफ एक्स, देखें इसने ये वैल्यूज़ कुछ लिखी हुई हैं, कुछ ये वैल्यूज़ लिखी हैं, इन सब वैल्यूज़ को देखें 20, 50 सो ऑन 78, 79, इन सब का जो टोटल उसने किया ना सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बना है आपके पास 778, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट देखें अर्थमेटिक मीन एक्स बार किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे आ जाए, एन तादाद है इनकी, इनका टोटल बना है 778, ये हमारे पास 778 और इनकी तादाद है हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 13। उसने क्या किया 778 को डिवाइडेड बाय कर दिया 13, तो आपके पास जो मीन आ गया है 59.85 बेटा, ये आपका आ गया है मीन। ये मीन भी होगा, अर्थमेटिक मीन भी होगा, एवरेज भी होगा, डायरेक्ट मेथड भी होगा और लास्ट क्या लॉन्ग। अब अगर देखा जाए आप लास्ट स्लाइड्स पे आ जाएं, यहाँ पे उसने किसको एक्सप्लेन करा है, डायरेक्ट मेथड को। अब बेटा देखें यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट मेथड, लेकिन अगर एग्जाम्पल में आप आ जाए ना तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या कह रहा है, कैलकुलेट